आपको कालीबंगा याद करवा दूं पूरी तरीके से। सबसे पहले साथियों अब शुरू करते हैं। सभ्यता स्थल जो है 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजनी शुरू की, फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और ये सारी चीजें। लेकिन हड़प्पा आपके सिलेबस में अभी है नहीं। अपन शुरू करते हैं सीधा टू द पॉइंट, जहां पे आना है अपन को, जहां से प्रश्न बनेंगे वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली सभ्यता अपन उठाते हैं कालीबंगा। ठीक है, तैयार रहना साथियों, आगाज हो चुका है और अंजाम बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्लासेस शेयर कर देना, ये क्लास जो आपकी पहली हिस्ट्री की क्लास है उसे जरूर शेयर कर देना। और बढ़िया, जिस तरीके से मैं एफर्ट दे रहा हूं, आपका यही सहयोग मुझे चाहिए कि आपके जितने भी साथी हैं उन तक ये क्लासेस जरूर पहुंचे और सभी जो है एक सही तरीके से सिलेबस के अनुसार तैयारी करें और उनके ऊपर आर्थिक भार बिल्कुल भी न बढ़े। तो ये प्रयास रहेगा, लेकिन इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। अब देखो साथियों, कालीबंगा अपन सभ्यता पढ़ रहे हैं सबसे पहली। ठीक है, अब कालीबंगा में देखो सबसे पहले ये जो कालीबंगा अपन ने लिखा है, इस का से ही अपना एक शब्द निकलता है। का से निकलता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, क्या है शाब्दिक अर्थ। अभी मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा, जैसे अपनी क्लासेस ज्योग्राफी की चलती थी उसी तरीके से, लेकिन एक बार इसको समझना, ये पूरा का पूरा आपको अभी याद हो जाएगा। देखना, काले रंग की चूड़ियां और ये शाब्दिक अर्थ है। और ये जो है, ये कालीबंगा जो शब्द है ना, ये आपके सिंधी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा। ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, ये ल है ना साथियों, इस ल से आपके निकलेगा कि यहां पे लकड़ी की नालियां मिली है। कैसी नालियां मिली है? लकड़ी की नालियां। सीधा ही मैं मतलब वहां पे आ रहा हूं जो आपको याद करना है। ये ब जो है ना, इसका मतलब है कि यहां पे बेलनाकार मोहरे मिली है, बेलनाकार मोहरे। देखो, बेलनाकार मोहरे जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिली है। तो यहां से समझते हैं कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी कहीं ना कहीं लिंक रहती है, लिंकिंग थी। ठीक है, अब ये ग जो है, इसका मतलब आपको यहां से ये लेना है कि ये घग्गर नदी के किनारे है। वर्तमान में घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती द्रुस्वती नदी कहते थे, और यह वर्तमान में घग्गर नदी है। ग और घ है, बस यही अंतर है, घग्गर नदी के किनारे है। बेलनाकार मोहरे यहां से मिली है, लकड़ी की नालियां यहां से मिली है। और देखो, लकड़ी की नालियां मिली है यानी कि लकड़ी की है, पता नहीं पानी के लिए काम में ली जाती थी कि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे स्पष्ट जल निकासी के अवशेष नहीं मिले हैं। क्या स्पष्ट जल निकासी, जल निकासी के प्रमाण नहीं, ये ध्यान रखना, इसका ये नहीं कई बार दिखता नहीं है, स्पष्ट जल निकासी के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। अब ये देखो कालीबंगा आ गई। अब इसमें मतलब क्या है कि खोज किसने की इसकी? सबसे पहले ये आता है कि इसकी खोज किसने की। खोज अलग है और उत्खनन अलग है। ठीक है, तो इसकी खोज देखो, कालीबंगा है यानी कि काले रंग की चूड़ियां है। कहां लिखा था? यहां लिखा है काले रंग की चूड़ियां है। मुझे ये बताओ कि अफीम कैसे कलर का होता है? अफीम काले रंग का होता है। काला सोना भी कहते हैं कई जगह। अमल क्या है? मारवाड़ी में कहेंगे अमल। अमल कड़े रंग हुए कि गुरुजी कालो हुए, कालो हुए तो अमल कालो हुए, तो अपार ध्यान कहीं रखनो। अमलानंद, अमलानंद घोष, और 1952 के अंदर इन्होंने खोज की। अमलानंद घोष ने, अमल केड़ो हुए, कालो हुए गुरुजी, तो अमलानंद घोष ने इसकी 1952 के अंदर खोज की। अब अमल जो है नी, वे ज्यादातर देखो रियान वगैरह जो बैठका वगैरह वे, इनमें अमल जो है ज्यादातर पुरुष ही लिया करे। पुरुष ही लेते, आदमी लेते, औरतें नहीं लेती है। यानी कि बीवी को पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है? बीबी, बीबी को पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है? बीबी। ठीक है, बीबी को पसंद नहीं है। और बीबी ठा पड़ जाए तो रातों लाल कर दे रहा, मार मारने ध्यान रख दो थे। ठीक है, तो बीबी लाल, बीबी लाल का मतलब क्या है? ब्रजवासी लाल, बीवी लाल कर देना इसको, बीवी। इसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल। ठीक है, ब्रजवासी लाल। अब देखो, ब्रज का क्या मतलब है? ब्रज यदि दिमाग में आता है तो दिमाग में आएगा कान्हा, कान्हा यानी कि कृष्ण। ठीक है, तो बीबी लाल और ब्रज का मतलब आती दिमाग में क्या आता है? कृष्ण आता है। ठीक है, कृष्ण आता है।
बीबी लाल और बीके लाल, बाल कृष्ण। अब यहां बीके लाल, ये क्या है, बीके, बाल कृष्ण थापर, थापर। बिबिन ठा पड़ गयो तो थाप ठोक ठोक ने लाल रातों लाल कर देला, कहीं थाप ठोक ठोक ने रातों लाल कर देला। तो बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर और बीबी लाल, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उत्खनन किया। क्या किया, उत्खनन 1961 से, और 1969 तक मानते हैं वैसे, 1961 ध्यान में रखना आप। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया। 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने क्या किया है, खोज की है इसकी, और ये उत्खनन, ये याद हो गया ना आपको। अब देखो यहां पे ये ग है ना, इसका मतलब यहां देखो मैं एक लिखूंगा युगल, युगल। अब देखो ग है, ग यहां से अपन ने इसमें बीच में कहीं ना कहीं आपको ग मिल रहा है, या फिर ऐसे भी ध्यान रखें, यहां पे देखो अभी अमल की बात चली और बीवी और हस्बैंड की बात चल रही थी, तो वो क्या थे, वो युगल है, एक कॉम्बिनेशन होता है युगल में। तो यहां पे क्या मिली है, युगल समाधियां, युगल समाधियां क्या मिली है, युगल समाधियां मिली है। युगल समाधियां भी मिली है, साथ में यहां पे अंडाकार कब्रें मिली है, अंडाकार कब्रें, जिन्हें चिरायु कब्र भी कहा गया है। क्या कहा है, चिरायु कब्रें, ठीक है। अंडाकार कब्रें मिली है, चिरायु कब्रें मिली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। युगल समाधियां, स से आपको लेना है कि यहां पे समकोण पर काटती हुई सड़कें, समकोण सड़कें मिली है। समकोण सड़कें, समकोण कैसी होगी, ये ऐसी होगी, ठीक है, ये समकोण है, ठीक है। अब इसको मैं यदि ऐसे ले जाऊं, देखो ये भी हो जाए, ये समकोण है, ये समकोण सड़कें मिली है यहाँ पे, ठीक है। यदि और बना दूं ऐसे करके, ठीक है, ये देखो और मैंने कर दिया, और मान लो इसको फिर वापस ले लेता हूं इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे ये ऐसे दिखता है जैसे कोई खेत की नालियां हो, जुते हुए खेत की। तो यहाँ पे यहीं से विश्व में एकमात्र यहां से जुते हुए खेत के अवशेष, जुते हुए खेत के अवशेष, एकमात्र यहां से जुते हुए खेत के अवशेष मिले। कहां से मिले, कालीबंगा से मिले, जुते हुए खेत के अवशेष मिले, ठीक है। एक चीज और निकल के आ गई आपके, जुते हुए खेत के अवशेष मिले। अब देखो अटा अपार पढ़ियो अपा कि अमल खायन आया कौन, सोहर आया, तो मियां बीच में झगड़ो उगो, झगड़ो वो एड़ो झगड़ो वो एड़ो झगड़ो, जान यूं लागो कि भूकंप आएगो। क्या आ गया, भूकंप, भूकंप। तो यहां से जो है भूकंप के अवशेष भी मिले हैं। अब यहां पे देखो दुर्ग भी मिले हैं, ऐसे टीले मिले हैं जिस पर दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। अब दुर्ग में क्या होता था साथियों, मैं बताता हूं आपको कि जैसे यहां पे बता देता हूं कि दुर्ग मिले ना, तो ये मान लो कि ये है आपके कालीबंगा का पूरा शहर है। नगरीकरण ये मिली है, कांस्य युगीन सभ्यता, ये ध्यान रखना, ये का से ध्यान रख लेना, ये कांस्य युगीन सभ्यता स्थल मिला है। अब इसमें है ना आपको दुर्ग के अवशेष मिले ना, तो दुर्ग के अवशेष यहाँ पश्चिम में मिले हैं, दुर्ग के अवशेष पश्चिम में मिले हैं, और यहाँ पे जो है जनता रहती थी, यूं समझ लो जनता रहती थी, और दुर्ग में यूं समझ लो कि शासक रहते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ दुर्ग के मिले। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि आक्रमण जो है विदेशी आक्रांता पश्चिम से आते होंगे, ये ऐसा माना जाता है। अब आपको कैसे याद रखना है कि दुर्ग जो है पश्चिम से मिले और इधर पूर्व की साइड दुर्ग नहीं मिले। तो देखो यदि अपन भारत का नक्शा देखते हैं और भारत के नक्शे को ध्यान में लाते हैं, मैं यहां पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, ठीक है। भारत का नक्शा यदि देखते हैं तो अपने देखना विदेशी आक्रमण जो हुए हैं सारे इस दिशा से हुए, पश्चिमी दिशा से, अफगानिस्तान से आए हैं, कोई आपके पाकिस्तान की इस साइड से आए हैं, गजनी से आए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आक्रमण पश्चिम से हुए, पश्चिम से हुए, तो दुर्ग की आवश्यकता कहां पड़ेगी, यहाँ इस तरफ ही पड़ेगी। अपने यहां से जो है आक्रमण नहीं हुए, यहां से आक्रमण नहीं हुए, तो दुर्ग में यह समझ लेना, एक समझने का तरीका याद रखने का कि दुर्गीकृत जो है वो टीले कहां मिले हैं, अपने पश्चिम में मिले हैं। तो कालीबंगा के अंदर भी दुर्गीकृत टीले कहां से मिले हैं, पश्चिम से मिले हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बेलनाकार मेन जो चीजें है ना वो आपके ये है कि अंडाकार कब्रें। अब यहाँ पे जो है कलश समाधान के अवशेष भी मिले हैं। कलश समाधान किसके अवशेष मिले, कलश
समाधान। अब कलश समाधान में यूं है, अब वैसे देखो ऐसा है कि यहाँ पे जो है समाधान यानी कि अंतिम संस्कार के, वैसे हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं तो अंतिम संस्कार के 3 तरीके देखे गए। एक तो जो है पूर्ण समाधिकरण, मतलब पूर्ण रूप से जो है दफना दिया जाता था शव को। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि पहले तो शव को छोड़ देते थे जंगलों में, फिर पशु पक्षी वगैरह जितने भी उनको खाना होता खा लेते, फिर बची हुई जो अस्थियां थी उसको दफना देते थे, ठीक है। और उसके बाद में एक था दाह संस्कार, यानी कि जला दिया जाता था। कलश समाधान में क्या होता है कि बची हुई जो अस्थियां होती है वो कलश के अंदर पड़ी हुई मिलती है, तो ये कलश समाधान, उसको फिर दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये था कलश समाधान। और इस तरीके से आपको मेन जो बातें ध्यान में रखनी है, जुते हुए खेत के अवशेष एकमात्र यहाँ मिले हैं, और कच्ची ईंटें, हाँ ये देखो ये ध्यान रखना, कच्ची ईंटों से बने मकान मिले हैं। बाकी जगह क्या है, हड़प्पा में पक्की ईंटें मिली, लेकिन यहाँ पे कच्ची ईंटों से बने हुए मकान मिले। अब कच्ची ईंटों से बने हुए मकान इस बात का संकेत देती है कि यहाँ के लोग जो थे वो गरीब थे। यहाँ के लोग अब अमीर होते तो पक्की ईंटें क्या खंडों में बना देते मकान, ग्रेनाइट बीड़ देता, मार्बल आर्बल बिल्कुल पॉलिश करानी, यूं बिल्कुल टकाटक, यूं कांच में मुंडो देखो जड़ो, मिरर पॉलिश किया कराए, मिरर पॉलिश करा देता। पर कौन करावे, ए गरीब आप लाई इन्हें कहीं ईटा, वे भी कच्ची, पकाने की भी क्षमता कौन ही, तो इसे जो है यहाँ का गरीब स्थल कहा जाता है और दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। वैसे चन्नूदड़ो जो है झुकर जाकर वो उसमें कहते हैं वहां भी घास फूस की बस्तियां मिली, तो वहां भी वो भी गरीब के अंदर आता है। अपने इसमें कालीबंगा भी दीनहीन बस्ती और गरीब बस्ती के अंदर आती है, और ये सारी चीजें यहाँ पे मिली है। अब मैं आपको बनवाता हूँ नोट्स। ये तो क्या है कि ये इस तरीके से तो आपके नोट्स नहीं बन पाएंगे, ये मैंने तो बता दिया कि हाँ ये चीजें हैं, लेकिन आप इन्हें नोट कैसे करोगे, आपके इसमें नोट करने में समस्या आएगी। तो अब मैं आपके व्यवस्थित नोट्स बनवाता हूं, जिस तरीके से अपन उस पैटर्न पे चल रहे थे वही पैटर्न वापस इस पे भी फॉलो करते हैं, और आपके नोट्स बनवा देता हूं, उससे आपके बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से तैयारी होगी। मतलब समझने के लिए है, देखो एक कालीबंगा शब्द अपन ने लिखा है, यानी काले रंग की चूड़ियां सिंधी भाषा का शब्द है, बेलनाकार मोहरे मिली है, यहाँ से लकड़ी की नालियां मिली है, युगल समाधान, गग्गर नदी के किनारे, ठीक है, जूते हुए खेत के अवशेष और अंडाकार कब्रें और समकोण पर काटती हुई सड़कें, स्पष्ट जल निकासी का अभाव है, स्पष्ट जल निकासी का अभाव, मतलब प्रमाण नहीं मिले, ये ध्यान रखना, अभाव है। फिर अमलानंद घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए, बीवी लाल बीके थापर, ये सब उत्खनन करता, और ये सारी चीजें याद रखने के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये स्लाइड में आपको जितना भी समझाया है ना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और अब अपन बढ़ते हैं नोट्स की तरफ, ठीक है साथियों। अब आगे अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और इसमें भी आपको मैं बढ़िया से याद करवा दूंगा, इसी के साथ साथ और भी ट्रिक्स इसमें आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले ध्यान रखें कि कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है, क्योंकि गग्गर नदी अपन ने पढ़ी थी, तो गग्गर नदी हनुमानगढ़ से निकलती है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आप अपन ने पढ़ी है। हिमाचल प्रदेश का याद तो है ना सारा, नहीं तो रिवाइज करते रहना पीछे से, कहाँ से आती है, फिर तलवाड़ा झील और ये सब झीलों का निर्माण करते हुए फिर सूरतगढ़ होते हुए, याद है कि नहीं। घर आए टीना और शिवा के अब्बा हक रहे हैं, याद है कि नहीं, ट्रिक याद कर लेना, गग्गर नदी अपन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी थी, ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ के अंदर आपने ये सभ्यता स्थल है, तो सबसे पहला प्रश्न यहां से बन गया। शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया है, काले रंग की चूड़ियां हैं, ठीक है, वो काले रंग की चूड़ियां हैं, तो ये कौन से भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे खोज अमलानंद ने की है, यूं याद रख ले, जो अमल खावे जने आनंद आवे, अमल खावे जने आनंद आवे, अपान कौन आवे और खानो भी कौन है, के यूं नहीं के गुरुजी क्यों अमल खावे जने आनंद आवे। हाँ मैं कभी सपोर्ट कौन करूं, ध्यान है ना, नशे पत्ते में सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए, क्यों अमल खावे क्यों है, लोग नशा करन नशो करे तो आनंद आओ, तो वही कहीं ध्यान, अपान तो ध्यान है कौन, लेकिन क्या पता अमल खाने से उनको आनंद आता होगा, तो क्या पता, तो अमलानंद, ठीक है, 1952। उत्खनन बीवी लाल बीके थापर, इससे पहले आपको समझा दिया है कैसे याद रखना है, ब्रजवासी लाल और आपके कहीं कह रहे बाल कृष्ण थापर, ठीक है, 1961। गग्गर नदी के किनारे बता दिया आपको। कपाल छेदन हाइड्रोस्पोलिस शल्य चिकित्सा, ये क्या होता था कि एक जैसे मान लो कोई लड़का है और उसकी जो खोपड़ी थी उसमें 1 2 3 4 5 और 6 छेद किए हुए मिले हैं,
कपाल छेदन, ठीक है, कपाल के अंदर छेद किए हुए, हाइड्रोस्पोलिस बोलते हैं, और मस्तिष्क शोथ बीमारी ऐसे कहते थे। तो ये शल्य चिकित्सा के अवशेष जो है सिर्फ यहीं से मिले हैं, यानी कि वहां उस समय भी शल्य चिकित्सा होती होगी, तभी तो छेद किए हुए मिले हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि कपाल छेदन। कान भी बना दो कहीं, ठीक है, हम फुटो लगे। जूते हुए खेतों के अवशेष मिले। अब जुते हुए खेत आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, कि इसमें 2 फसलें साथ में उगाने के, 2 फसल, द्विफसली कृषि पढ़ी थी ना अपन ने, तो द्विफसल ध्यान रख लेना। अब इन 2 फसलों में ऐसा है कि कई जो है किताबें बताती है कि जौ और चना साथ में उगाते थे, कई कहते हैं कि गेहूं और चना साथ में उगाते थे। मैंने दोनों ही चीजें आपको बता दी। अब कई जना क्या कि गुरुजी ये भी आ गया, ये भी आ गया, क्या कर सका बताओ? अपन ने खुद तो शोध किया नहीं वहां जाकर, तो या तो अमलानंद नहीं ध्यान है हूबहू, या अब ये क्या है कि अलग अलग बुक्स जो है, यहाँ तक कि हिस्ट्री की, मैं खुद हिस्ट्री से हूं और हिस्ट्री की भी काफी सारी चीजें देखी, बुक्स देखी, तो कहीं पर गेहूं और चना बताते हैं, कहीं पर जौ और चना बताते हैं। तो इसका कोई समाधान ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। ये तभी तो विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। अरे विद्यार्थी क्या कंफ्यूज होता है, आयोग खुद कंफ्यूज हो जाता है कई बार, परीक्षा आयोग ही कभी ये मानता है कभी वो मानता है, तो इसका मतलब कोई इलाज है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं तो यही कहता हूं कि जहां पे कंफ्यूजन होता है ना, वहां ज्यादा उलझना ही नहीं चाहिए, ठीक है, एक बार पढ़ लिया और आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? कंफ्यूजन वाले सवाल कभी किसी को लेके डूबते नहीं है। डूबेंगे कब? जब आप उस पर ही अटके हुए रहोगे। कंफ्यूजन वाले सवाल है, एक बार पढ़ लिया छोड़ दो वहीं पे। मान लो 2-3 किताबों में आपको अलग अलग मिल रहा है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो। बहुत सारे सवाल याद करने, जरूरी थोड़ी कि वही सवाल आएगा, और वो आ भी गया तो आपको नुकसान क्या होगा? या तो डिलीट होगा या बोनस मिलेगा, चिंता ही किस बात की है, ठीक है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। लकड़ी की नाली आपको बता चुका हूं मैं, लकड़ी की नाली के अवशेष मिले। अब ये दीनहीन बस्ती, क्योंकि कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, गरीब थे तो कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखना। ऐसा बताते हैं कि इसका विनाश जो है इस सभ्यता का भूकंप से, और भूकंप वाला जो तथ्य है कालीबंगा को देखकर मानते हैं कि क्या पता भूकंप से विनाश हुआ होगा। हालांकि इसके विनाश के अंदर बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं, और वो मैंने रीड के समय ट्रिक से याद भी करवा दिए थे। आपके इसमें अभी है नहीं तो आपको भी मैं याद करवा देता कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा। याद कैसे रखें? याद यूं रख दो कि भगवान राम ने सभी जाना है, राम को सभी जानते हैं, राम को जानते हैं तो राजा दशरथ को भी जानते हैं, क्योंकि पुत्र को जानते हो तो पिता को वहां पे जानते ही हो आप। राजा दशरथ के कितनी रानियां थी? कि गुरुजी 3, बस समस्या ही तो खत्म है, आगे अपार कर लोगे, पूरी रामायण वाचने रो काम ही कौन है कि गुरुजी 3 रानियां आई। तो दशरथ शर्मा ने कितनी बताई? 3। तीसरी राजधानी बताई, पहली आपके हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी कालीबंगा, ठीक है। तो 3 रानियां किसके थी? दशरथ शर्मा के थी। बताई कितनी? 3, ठीक है, तीसरी होगी। अंडाकार कब्रें, चिरायु कब्रें यहां मिली। 7 हवन कुंड और युगल समाधियां। अब देखो युगल का मतलब क्या है? युगल यानी जोड़ा, जोड़े से समाधियां मिली है। और जोड़ो कद बने? गुरुजी ब्याह हुआ जन बने, और ब्याह हुआ है तो हवन कुंड, तो हवन तो लगेगा ना, तो हवन करेंगे तभी तो जाकर युगल बनेंगे। तो हवन समाधियां जब होगी, वहां हवन होंगे तो, और हवन होता है, शादी होती, फेरा कितने लेते हैं? 7। वेरी गुड, 7 हो गए, 7 हवन कुंड। हालांकि 7 ले कौन, मैं तो 4 ही देख यार। 3 में तो अपने लड़की आगे घूमे, और 1 में लड़को आगे हो जा, और 7 तो कहते हैं वैसे, लेकिन लेते 7 फेरे और 7 जन्म। 7 लेते ही नहीं आजकल, कि 1 जन्म ही ठीक है यार, 7 जन्म रुकन कर। पंडित ने कहते हैं 4 ही ले आओ बस, मेरा हाथ लेना ही कौन है, कि हाथ जन्म री पंबाल कौन कर, 1 जन्म निकल जाए वो बढ़िया है, ठीक है। तो 7 हवन कुंड और युगल समाधियां यहां पे मिली। युगल कब बनेंगे? जब हवन लगेगा और शादी होगी। शादी में कितने फेरे? 7। वेरी गुड, हो गया काम। 1 पल्ले का दरवाजा, 2 पल्ले का, देखो 2 पल्ले का तो दोनों खुलते हैं, वो 1 पल्ले का सिर्फ एक तरफ खुलता है, वो 1 पल्ले का दरवाजा यहां से अवशेष मिला। कलश समाधान आपको बता दिया मैंने। मंदिर और जल निकासी का अभाव मिला है, ये चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि ये एक नकारात्मक पॉइंट है, यानी कि नहीं वाला पॉइंट है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले, जल निकासी के नहीं मिले, और मातृ शक्ति के अवशेष भी यहां से नहीं मिले। मृण मूर्तियां, मगर मातृ शक्ति की मृण मूर्तियां नहीं मिली है यहां से, ये ध्यान रखना, ठीक है। बेलनाकार मोहरें मिली है, और ऐसी मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिली है। अलंकृत ईंटें, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अलंकृत ईंटों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो आपके यहां कालीबंगा से मिले हैं। देखो मोस्ट जो चीजें हैं, जो जहां से, जिसे कहते हैं नोट्स कैसे बनाने चाहिए, नोट्स मेकिंग पैटर्न जो होता है, हमें जानकारी तो सभी होनी चाहिए, लेकिन नोट्स कैसे बनाने चाहिए, एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह चीज है ये स्लाइड आपकी। और ये स्लाइड भी याद है ना आपको अच्छी तरीके से, तो आप यूं समझ लो कि बहुत अच्छी कमांड रखते हो कालीबंगा सभ्यता पर। और कालीबंगा ही है। अब यहाँ पे आपके तो 4 सभ्यता ही है, कालीबंगा है, आहड़ है, बैराट है और गणेश्वर है। तो ज्यादा होती है ना, तब तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है कि इतनी सारी याद करनी है, कभी कोई तथ्य किसी में चला जाता है, कभी कोई किसी में चला जाता है। लेकिन आपके तो यहाँ 4 ही है, और चार को ही विशेष रूप से तैयार करनी है। और 4 तो आपके मैं इतनी बढ़िया तैयार करवा दूंगा, जितने जैसे जैसे मैं तैयार करवाऊं आप साथ साथ करते रहना, इतनी बढ़िया तरीके से तैयार करा दूंगा कि आपके लगभग यहां से सवाल बाहर जाने की संभावना नहीं रहती है। और मान लो बाहर चला भी गया तो आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाएगा तो फिर वो सभी के लिए बाहर जाएगा। मान लो 100% विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, उसमें से मात्र 2% ऐसे होंगे जो यदि बाहर जाएगा ना, अपनी क्लासेस में से सवाल, अपनी क्लासेस, बुक्स वगैरह जो भी मैं जिन जिन प्रोजेक्ट से जुड़ा हूं उसमें से यदि बाहर जाएगा तो वो सभी के लिए बाहर जाएगा। मात्र 2% ऐसे होंगे विद्यार्थी जो उसे कर सकेंगे। मैं कभी भी 100% का तो नहीं कहता हूं कि 100% मेरे इसमें से ही आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं हमेशा कि जो सवाल आएंगे और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। इतनी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि लगभग नुकसान नहीं होगा। और आपकी जगह यदि मैं अभी इसकी तैयारी कर रहा होता और ये चीजें अच्छी तरीके से याद होती तो मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन में अपने आप को मानता। तो आप सिर्फ क्लासेस से जुड़े हैं तो सिर्फ देख के टाइम पास नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, अपने आप को धोखा मत देना। आप पढ़ रहे हो आपके लिए, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माँ बाप के सपनों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, यह ध्यान रखना। और मेरे लिए यदि पढ़ रहे हो कि गुरुजी माता एहसान करा तो मत पढ़ना। खुद के लिए पढ़ रहे हो और खुद का जीवन सफल बन जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा आपको, यह ध्यान रख लेना। तो पढ़ना है बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से याद करवा रहा हूं याद कर लेना। और ये याद हो गए ना, सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी भर याद रखोगे। बढ़िया साथियों, ये इसी तरीके से क्लासेस आएगी। आज तो कालीबंगा कराइए, अगली क्लास में आपको आहड़, बैराट और अपने गणेश्वर तीनों करवा दूंगा। और क्योंकि वो क्लास लंबी होगी तो चलेगा, लेकिन आपको पूरी तीनों की तीनों मैं करवा दूंगा। अभी आप इस कालीबंगा को अच्छी तरीके से याद कर लो। और मुझे पता है कि आपको इसी के साथ साथ ही ये चीजें याद हो गई है, और नहीं होगी तो एक बार नोट्स लिख के वापस पढ़ोगे तो सारी याद हो जाएगी। तो अभी मैं जैसे ही हटता हूं यहां से, 2-3 सेकंड का समय हमेशा देता हूं जब मैं हटता हूं, तब पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और इन्हें नोट कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। कोशिश करूंगा। साथियों, कालीबंगा अपन पढ़ चुके, आज आहड़ पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे, अब जो अपने संस्कृतियां बाकी रही है इसके अंदर वो आहड़ है, बैराट है और गणेश्वर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और आपको मैं लेवल भी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेवल में लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये सभ्यता स्थल ऐसे हैं साथियों, एक एक सभ्यता पर पीएचडी की जा सकती है। इतनी मतलब गहराई है, जीके तो है ही, मतलब अथाह अनंत है, इसका कोई अंत है ही नहीं, जितना पढ़ो उतना बढ़िया है। अब देखो आहड़ है, आहड़ में सबसे पहले अपन को क्या ध्यान रखना है, आहड़ लिखते हैं तो आहड़ जब लिखते हैं तब उसके पहले सबसे पहले अपन ये ऊ बनाते हैं। तो ऊ बनाते हैं तो इसका ध्यान रखना है कि ये सभ्यता कहां पर है, उदयपुर में है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, जहां से प्रश्न निकलते हैं वही चीज देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उदयपुर में है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज ये देखो, वापस यहां से ही अपन को पकड़ना है, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास जी ने इसकी खोज की, और ये की 1953 के अंदर, ठीक है। कालीबंगा 52 पढ़ा था। अब ये जो है, ये फैक्ट ऐसे होते हैं साथियों कि कुछ जो है इतिहासकार भी इसमें विवाद रख देते हैं, कुछ जो है बुक्स अलग अलग आने से विवाद हो जाता है। मैं आपको जो भी क्लास देता हूं ना साथियों, क्लास की बात कर रहा हूं, जो भी क्लास देता हूं वो सारी की सारी जो आती 4-5 बुक पढ़ के उसके बाद देता हूं। और आपको पता होगा, जब लंबे समय से जुड़े हो, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, तो पूरी मतलब कोशिश यही रहती है। अब जैसे कालीबंगा को तीसरी राजधानी कई विद्यार्थी उलझ रहे, हालांकि ये उलझने का विषय है ही नहीं, और फिर भी कहीं उलझन होती, कंफ्यूजन होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाला प्रश्न न तो फायदा पहुंचाता है और न नुकसान करता है।
ठीक है ना। तो वहां पे कंफ्यूजन जहां बहुत ज्यादा है उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि जितने भी मैं फैक्ट देता हूँ वो सारे मतलब पूरे ठोक बजा के देता हूँ, फिर भी कुछ विद्यार्थी पूछते हैं सर गूगल पे ये दे रखा है, ये सही क्या है? अरे सही जो है वो तो मैं बता रहा हूँ क्लास में। उसके बाद में मैंने अगर दो चीजें बताई है उसमें से यदि आप पूछोगे इसमें से सही क्या है तो बात बनती है। मैंने जो चीज दी उसके अलावा आप अपनी तरफ से जोड़ के फिर कहते हो कि सर इसमें से सही क्या है। अब सही है वो तो मैंने बता दी ना। तो ये चीज है, इसको समझा करो आप। देखो इतिहास में अब जैसे कालीबंगा की बात कर रहे थे, तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। अब पिगट महोदय देखो मेरे, टू बी ऑनेस्ट देखो बहुत सारी किताबें, हो सकता है किसी किताब में पिगट महोदय दिया हो, मेरे पढ़ने में नहीं आया पिगट महोदय। मेरे पढ़ने में ये फैक्ट जरूर आया है कि पिगट महोदय ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा, और दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा, क्योंकि पहली और दूसरी वो हो गई तो तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने इन्हें कह दिया। अब ये है कि कुछ किताब वालों ने ये दे दिया होगा कि पिगट महोदय, विद्यार्थियों की भी गलती नहीं है, कुछ किताबों ने पिगट महोदय ने ये दिया फिर इसने समर्थन किया ऐसे दे दिया, तो उसके बाद में क्या उनका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, फिर वो पूछते हैं कि सर ये क्या सही है। सही देखो ये इसलिए दशरथ शर्मा बताया, आयोग ने पहले पूछा हुआ है 2008 के अंदर, मैंने कल टेलीग्राम में भी डाल दिया था। तो मैं जहां पे कंफ्यूजन होता है ना उसके बाद में अंतिम उसे मानता हूं जिसे आयोग ने सही माना हुआ है, क्यों परीक्षा में पहले पूछा हुआ है, अपन उसको आधार बना सकते हैं कि भैया आपने यही तो सही माना था, फिर हम बार बार चेंज क्यों करें। तो इस वजह से आप जो है कंफ्यूजन के विकार के शिकार मत हुआ करो, और सीधे ही जो चीज है उसको जटिल मत करो। जीके जितना जटिल करोगे उतना जटिल हो जाएगा, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो इतना, सीधे सीधे चलो, ठीक है। अब देखो आहड़ है, अक्षय कीर्ति व्यास हो सकता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी कई कुछ किताबों में अलग दे दिया और फिर आप कहोगे सर ये दे दिया हमने ये पढ़ा। मैं जो है 4-5 किताबों को पढ़ने के बाद आपको क्लास देता हूं। आपको आपके लिए आधे घंटे की क्लास है ना, मेरे लिए 4 घंटे का होमवर्क होता है इसके पीछे, ठीक है। अब देखो अक्षय कीर्ति व्यास आ गया, इसके बाद में आपको ध्यान रखना एक चीज, इसमें भी ध्यान रखना कि खोजना और खोदने में फर्क होता है, ठीक है। खोजना और एक है खोदना, ठीक है। खोजना यानी खोज किसने की, खोदना यानी उत्खनन किसने किया। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की, और यहां पे अब उत्खनन जो है इसी अ से अपन निकालेंगे अग्रवाल जी। अग्रवाल जी कौन से हैं? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जी ने यहां पे उत्खनन किया 1956 के अंदर, ठीक है। 1956 में किया। अब ये जो ह है इससे अपन निकालते हैं हसमुख धीरज सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया। हसमुख धीरज सांकलिया जी ने 1961 में यहां खोज की। और यदि ये पूछ ले कि सर्वाधिक खोज ने उत्खनन किया, ठीक है ना, ये फ्लो में देखो बोलते बोलते भी कभी निकल जाता है, तो सर्वाधिक उत्खनन किसने किया, तो एचडी सांकलिया ने किया। ये अब एचडी मिलेगा आपको कहीं, ठीक है ना, शॉर्ट में दे रखा होगा, हसमुख धीरज सांकलिया नाम है। और 1961 में इन्होंने लगभग यहां उत्खनन किया, और सर्वाधिक इन्होंने किया 1956 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया, और इन्होंने ये किया। तो ठीक है ना, ये चीजें जो है आपको सीधी सीधी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा प्रश्न क्या बनता है, ये उदयपुर के यहाँ पे है, और यहीं से आपको ध्यान रखना है इसका जैसा नाम है, तो यहाँ ये जो है आयड़ नदी के किनारे, आयड़। अब नदियां अपन ने पढ़ी थी तब मैंने बताया था आपको कि इसवाल की पहाड़ी से निकलकर आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है, फिर यहां से निकलने के बाद बेड़ज कहलाती है, और ये जाकर बनास नदी में मिलती है। तो बनास की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। तो ये जाकर कहाँ मिलती है, ये मिलती है फिर जाकर बनास में मिलती है ना जाकर। तो यहां इसे जो है बनास संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब ये त लिख दिया मैंने यहां बनास संस्कृति, तो ये ताम्रवती नगरी है, ताम्रवती नगरी के रूप से जाना जाता है, ताम्रवती नगरी। देखो आगे से आगे प्रश्न निकल रहे हैं, और ये चीज यदि किसी की समझ में आ गई ना, अब कई जो है संस्थान है, चाहे कोचिंग संस्थान है या कई अध्यापक है जो इस मेरी क्लास आने के बाद में वापस ऐसी हुबहू क्लास बनाते हैं, फिर विद्यार्थी कहते हैं सर ये ऐसा उन्होंने पढ़ाया था। अब भले ही पढ़ाया होगा, मैं किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी देखकर भी पढ़ा रहे हैं, तो मेरी पहुंच यदि सब तक नहीं बन रही तो वो पढ़ा रहे हैं, तो कुल मिला के विद्यार्थी का हित हो रहा है और विद्यार्थी चयनित होगा। मेरा अंतिम लक्ष्य ये नहीं है कि मेरी क्लास ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, मेरा अंतिम लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा चयनित हो, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों का सिलेक्शन हो। अब वो चाहे कैसे हो। अब कई विद्यार्थी ये कहते हुए सर आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते, उसने बनाया, क्या ऑब्जेक्शन करके क्या मिल जाएगा बताओ, उसका चैनल बंद हो जाएगा भाई। वो अपने जरिए वो यदि वो कमा भी रहा है तो अपने को क्या आपत्ति है,
उसके घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जो चीज है वो चल रही है। और अपना लक्ष्य ये था कि विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन, तो उसके बाद में अपन इस चीज से यदि वो देखते हैं, हाँ उससे यदि मुझे नुकसान होगा तब देखी जाएगी कि ये अब जो है हार्मफुल है अपने लिए, या ये गलत प्रचार कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, तब की तब देखी जाएगी। तो ये ताम्रवती नगरी है। अब ये ताम्रवती नगरी है, ताम्रवती नगरी की जननी नहीं है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये क्योंकि वो गणेश्वर में प्रश्न बनेगा और वो उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब ये बनास है ना, तो यहाँ एक जो है बैल की आकृति मिली जिसे कहा जाता है बनासियल बुल, बनासियल बुल। तो बनासियल बुल यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे ना एक बिना हत्ते के पात्र मिले हैं, बिना हत्ते के पात्र। और ये बिना हत्ते के पात्र साथियों मिलते थे ईरान के अंदर। तो ऐसा माना जाता है, इसके अलावा मतलब धूप बत्तियां मिली है, धूप बत्ती, ये भी ईरान के लक्षण थे। तो ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध, इसका किसका, आहड़ का संबंध ईरान से कहीं ना कहीं रहा होगा, तभी तो जिससे कोई अटैचमेंट होगा, कुछ ना कुछ लेन देन रहा होगा, तब वो अपन को हेल्प यहाँ पे उनकी चीजें मिली होगी। तो ये चीजें यहाँ से मिली है। ये चीजें देखना साथ साथ में जो मेन प्रश्न बनते हैं ना, सबसे पहला प्रश्न आपके बनता है खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे हैं, इसके उपनाम क्या है। अब उपनाम में आपको एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरा बताता हूं, ये अ इसमें बहुत काम आएगा, ये इस अ से बहुत सारे निकलते हैं। इसे आघाटपुर, आघाटपुर और धूलकोट, धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं, धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। यहां पे सबसे बड़ी विशेषता और इसकी खासियत यह है कि यहां अनाज रखने के बड़े बड़े पात्र मिले। ये देखो, फिर वापस अ से निकला, फिर वापस अ से, अनाज के बड़े पात्र। और इन अनाज के बड़े पात्रों को कहा गया गोरे या कोठे। तो गोरे या कोठे की संस्कृति भी इसे कहते हैं। देखो इतनी सारी चीजें, लगभग ये भी याद रख लेना आपने, आप जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हो सेकंड ग्रेड के अंदर, ये भी याद रख लेना। तो ये अगर एग्जामिनर 4 ऑप्शन देता है ऐसे कि इनमें से कौन सा असंगत है या कौन सा नहीं है, तो भी आपके बहुत सारी चीजें जो है, मैंने तो प्रश्न ज्यादातर तो यहीं से आ जाते हैं, उत्खनन और खोज से संबंधित यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, ड का भी कोई उपयोग ले ले क्या, देखो जानवर वह नहीं, जो इंसान वह नहीं, वो तो एक बार कहूं समझ जाए, और जो जानवर वह नहीं, वो एक बार कहूं समझे कौन, बिना कहा ढांडा या ढोर क्या करें। ठीक है, क्या कहते हैं, ढोर कहते हैं ऐसे देसी भाषा में, या ढांडा कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वो जानवर है। तो यहां भी अपन ड से ये समझते हैं कि ढांडा है, ढोर है, तो इसका मतलब जानवर है, जानवर यानी पशु। तो यहां इनका जो मुख्य कार्य था वो साथियों पशुपालन था। क्या था मुख्य कार्य, पशुपालन था। पशुपालन के आधार पर ये ज्यादा रहते थे। अब ये तो हो गया आपके समझने के लिए। अब आते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कि आप इसको लिखोगे कैसे। ये तो आपको याद कैसे रखना है वो चीज है, आप इसको लिखोगे कैसे, नोट्स कैसे बनाओगे, उस पैटर्न पे आते हैं। पहले कल विद्यार्थी ये कहते सर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया, चलिए आज मैं आपको मौका दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में इसी को अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न में मैं लिखवा देता हूँ आपको, और साथ साथ में और समझा भी दूंगा। ठीक है, पहले देख लो इसको। साथियों आगे बढ़ते हैं, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन आ गए हैं। सबसे पहले आपको जैसा बताया वैसे ही कि खोज इसकी जो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की, उत्खनन आर.सी. अग्रवाल 1956 और 1961 में आपके एच.डी. सांकलिया। यहां पे ध्यान रखना कि सर्वाधिक यदि पूछ ले तो आपके एच.डी. सांकलिया जी। क्यों एच.डी. सांकलिया, देखो नाम अगर लिखने जाओ नहीं तो एच.डी. सांकलिया बहुत बड़ो नाम लिखी थी, बड़ो लिखी जी, तो इन्होंने ध्यान रखना बड़ो है यानी काम भी बड़ो करियो, ज्यादा करियो। तो सर्वाधिक जो है ये है। उपनाम ताम्रवती नगरी और धूलकोट आघाटपुर ये है। ताम्रवती नगरी क्योंकि यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टियां मिली थी, तो इसे मतलब ताम्रयुगीन ये संस्कृति है, तो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार इनका पशुपालन था, क्योंकि आपको बताया यहाँ पे ये जो है लगभग ये भी ध्यान रखना। अच्छा चलो एक और चीज, ये लगभग 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, वर्तमान से 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है।
काले व लाल, ये मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में नहीं बताया, काले व लाल रंग के उल्टी तपाई वाले मृत बाण मिले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ज्यादातर जो मैच वाले सवाल में आता है कि इसमें से असंगत छांटिए, उसमें ये जरूर आता है, तो ये ध्यान रखना, काले व लाल रंग के उल्टी तपाई वाले मृत बाण। रंगई छपाई के ठप्पे मिले हैं, इंपॉर्टेंट चीज, रंगई छपाई के ठप्पे मिले। जलपात्र कैसे कि बिना हत्थे वाले जलपात्र, धूप बत्तियां मिली है, तो इनसे सबसे ये साबित हुआ कि यहां से जो है ईरान से संबंध रहा होगा। तो ईरानी सभ्यता से संबंधित स्थल यदि कोई पूछते हैं तो ध्यान रखना कि आहड़ उसमें आपके पहले आएगा। ठीक है, यहां पे 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं, 2-3 मुंह वाले चूल्हे, यानी कि मान लो अब 2-3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं और 6 चूल्हे भी मिले हैं एक जगह। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ सामूहिक परिवार रहता होगा। जो सामूहिक परिवार में तो ज्यादा देखो, एक अगर से एकल परिवार है तो एक चूल्हे में काम हो जाए, और सामूहिक परिवार के अंदर 2-3 चूल्हे, जितने देखो शादी जितनी जिनके पत्नियां आ रही है उतने अलग अलग बेटे हैं, अलग अलग चूल्हे होंगे, तो इसका मतलब सामूहिक परिवार यहाँ पे रहते थे अलग अलग चूल्हे मिले हैं, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, इंडो ग्रीक मुद्रा मिली जिसपे यूनानी देवता अपोलो का चित्र, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपोलो का चित्र कहां मिला है, कौन सी मुद्रा पर अपोलो का चित्र कौन सी सभ्यता से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बनेगा। और इंडो ग्रीक मुद्रा है, और ये आपके यूनानी देवता अपोलो का चित्र आहड़ से मिला है। ठीक है, तांबा गलाने की भट्टियां, इसीलिए तो इसे तांबा गलाने की भट्टियां मिली, इसीलिए यहां इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अब तांबा गलाने की भट्टियां मिली तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ तांबे के उपकरण है, चूड़ियां, ऑर्नामेंट्स वगैरह सब यहाँ मिले होंगे। तो ये तांबे से संबंधित जितनी चीजें हैं वो यहाँ बहुत तायद से पाई जाती है। मिट्टी की वृषभ मूर्ति जिसे बनाशियन बुल कहा गया है, बनाशियन बुल की मूर्ति, प्रश्न इस लैंग्वेज से बनता है, बनाशियन बुल कहां से मिला, तो ये आहड़ से मिला है। 6 चूल्हे किसका प्रतीक है कि सामूहिक परिवार रहता होगा, सामूहिक परिवार यहां निवास करता होगा, इस चीज को ध्यान रखें। उत्खनन के 8 स्तर मिले, एक स्तर नहीं, 2 स्तर नहीं, 8 बार उत्खनन किया गया होगा, ऐसे 8 स्तर इसके उत्खनन के अंदर 8 स्तर इसके मिले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। अब तांबे की मुद्रा क्यों, ताम्रवती नगरी है, तो 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें भी मिली है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये इंडो ग्रीक शैली की मोहरें थी, तो ये भी बताया जाता है। हालांकि यूनानी मुद्राओं का ज्यादातर जो सवाल आएगा वो आपके आएगा बैराठ में जाएगा, वहां 37 यूनानी मुद्राएं मिली है, जो मैं आपको बैराठ में बताऊंगा अभी। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको आहड़ के अंदर विशेष तौर पर पढ़नी है। और आहड़ के अंदर अब देखो, हमेशा कहा है, अभी भी कहूंगा कि एक अकेले आहड़ पे पीएचडी की जा सकती है, कभी भी इसको सिमेट कर, मतलब ये है कि एक अपना लेवल जो है परीक्षा का उसको लेकर यदि चले तो ये प्रश्न आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आहड़ से, अब यूं है कि आरबीएससी की बुक यदि देखते हो तो उससे तो ज्यादा मैंने आपको क्लास के अंदर मैटर दे दिया है। और उसके अलावा भी मतलब यूं है कि जो इतिहास के विद्यार्थी है, मेन तौर पर जो इतिहास की तैयारी करते हैं उनको ये मैटर कम लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इतिहास के अंदर होते हैं, उनके सब्जेक्ट होता है, तो उनको ये कम लगता है। लेकिन अपन जो है फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें, वो भी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, तो अपने लिए ये जो है मैं जहां तक मानता हूं कि ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा भी यदि पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इनको पढ़ने के बाद ये याद है तब आप दायरा फिर अपने स्तर पर बढ़ा सकते हो। तो इन्हें नोट कर लो एक बार अच्छी तरीके से, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, और आगे अपनी जो संस्कृति है वो है बैराठ संस्कृति। आपको सीधी मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही ट्रिक्स के साथ में समझा देता हूं, ताकि आपको भी डबल मेहनत नहीं करनी पड़े और आपका समय भी थोड़ा सा बच जाए। अब देखो, सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि बैराठ संस्कृति कहाँ है, जयपुर के अंदर है, और ये लगभग सभी को ध्यान होता है, और नहीं ध्यान है तो ध्यान रख लेना कि बैराठ कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज में आपको ये पकड़ना है रा, ये देखो नाम से जब अपन निकाल रहे तो यहां भी राय बहादुर, राय और ब से देखो बहादुर आ गया, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 के अंदर इसकी खोज की। ठीक है, अब उत्खनन की बात करें तो उत्खनन यूं है कि नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, एनआर बनर्जी और केएन दीक्षित, ऐसे भी प्रश्न आता है। अब याद क्या रखा कि याद ऐसे रखना है कि कोई घरे आवे नहीं तो बिना अपा कहो कि बैठो, बैराठ है तो अपन कहते हैं बैठो, वह कह के नहीं साहब मैं तो कौन बैठा,
बैठो तो क्या नहीं, बैठो तो क्या नहीं, अरे बैठो तो क्या नहीं, हमारे लेट हो रहा है, नहीं बेटा, तो नी यानी कि नील रत्न बनर्जी, ठीक है। और पांच बार बार कहवे के बैठो, कहवे बैठो, तो कहवे यानी कैलाश नाथ दीक्षित के दीक्षित 1962-63 के अंदर इसका उत्खनन किया गया। सिर्फ याद रखने का एक तरीका है, बाकी कोई नहीं। डायरेक्ट याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद होता है तो मेरी आवाज तो कानों में गूंजेगी आपके, ठीक है। अब देखो ये मत्स्य जनपद की राजधानी रह चुका है, और विराटनगर बैराट अपन पढ़ते हैं ना, तो मत्स्य जनपद की राजधानी ये रहा। एक फैक्ट है जो अपन को सीधा ध्यान में रखना है, लिंक नहीं करूंगा ज्यादा, नहीं मत्स्य जनपद पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। आपके काम की चीज सिर्फ यहाँ पे ही है, सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज हुई है। ऐसी संस्कृति स्थल है, ऐसा सभ्यता स्थल है जहां से सर्वाधिक संस्कृति की खोज हुई है, और इसलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्रशाला। कौन सी चित्रशाला? प्राचीन युग की प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं बैराट को, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार वैनसांग, इसका वैसे नाम तो था युआन चुआंग। क्या है नाम था? बोलने में देखो बस अटपटा नाम है, देखो बोलने में भी कैसा लगता है, युआन चुआंग नाम था, युआन चुआंग। फिर बोलने में देखो भारतीयों की जबान बड़ा कौन, जब नाम ही चेंज कर दियो, हैंसांग कर दियो, ठीक है। नाम क्या था? हैंसांग, यात्रियों का राजकुमार। हर्षवर्धन के समय यदि हर्षवर्धन किसी ने पढ़ाया तो हैंसांग को जरूर पढ़ा। बहुत मतलब बेटा उस्ताद हो, इसका तो मतलब यूं डंका बजता था, कई वहां बन गया था, नेता बन गया था आके यहाँ पे, ठीक है ना। इसको पढ़ाएंगे कभी, हैंसांग को पढ़ने मजा आता है। भीनमाल भीनमाल क्या नाम ही राख दो तो अटर जट जट राजस्थान में घूमना, ये पिली मोलो है, भीनमाल ने कहते पिली मोलो है, मतलब नाम रख देता था जाके खुद के हिसाब से। लोग भीनमाल है ऐसा, हाँ पिली मोलो है बस। अरे यार हद करी। हैंसांग ने यात्रा की, अपने राजस्थान के किस स्थल की यात्रा की? बैराट की यात्रा की, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गौतम बुद्ध के अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा यहां से मिली है, ध्यान रखियो साथियों। स्वर्ण मंजूषा, मंजूषा यानी कलश हुआ, और स्वर्ण मंजूषा सोने की बनी हुई, और भगवान बुद्ध की जो है माना जाता है कि इसके अंदर अस्थियां है वो भगवान बुद्ध की रही होगी। और ये खुदाई में मिली, ये शासक थे राम सिंह जी के समय यहाँ खुदाई की गई थी, राम सिंह जी के समय ये मिली है, ध्यान रखें, ठीक है। 6-7 कमरों के मकान यहाँ मिले, 6-7 चूल्हे का मिले, आहड़ में मिले, 6-7 कमरों के मकान का मिले, बैराट में मिले। आपको ध्यान रखना है 6-7-8 गिनती लगातार ध्यान रखना, क्योंकि 8 बौद्ध मठ भी मिले हैं यहाँ। तो 6-7-8, 6-7 तो कमरे और 8 बौद्ध मठ यहाँ से मिले हैं। 36 यूनानी मुद्राएं मिली है, इसमें से 8 पंचमार्क है, बाकी अलग है, ठीक है। तो 36 आपको ये ध्यान में रखना, 36 मिली है, और वे भी सूती कपड़े में बंधी हुई, सूती कपड़े में, वो सूती कपड़ा भी हाथ से बुना हुआ था, ठीक है। तो सूती कपड़े में बंधी हुई 36 यूनानी मुद्राएं मिली है। यहाँ पे बीजक डूंगरी से भाबरू शिलालेख, ये बाबू नहीं है ये भाबरू है, ठीक है। भाबरू शिलालेख की खोज की गई, और भाबरू शिलालेख की खोज साथियों 1837 में की है, और 1837 में कैप्टन बर्ट ने की है, ये भी ध्यान रखना, ये ठीक है, वो भी ध्यान रखो, कैप्टन बर्ट, ये भी ध्यान रखना, कैप्टन बर्ट ने किया। और अभी वर्तमान में ये कहां पड़ा है यदि पूछ ले तो मैं आपको बता देता हूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर पड़ा है ये, वहां पे उनके संग्रहालय होते हैं ना, उसके अंदर ये पड़ा है भाबरू शिलालेख। यहाँ पे जो है कुछ पहाड़ियां डूंगरियां है, पहाड़ियां है, वो ध्यान में रखनी है, जिसमें आपके बीजक डूंगरी, ये पहाड़ी लिखा है, डूंगरी है वैसे, ठीक है ना, पहाड़ी डूंगरी एक ही बात है। भूमली की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, हनुमान डूंगरी, भीम डूंगरी, भगवान के जितने नाम है ये। अब ये डूंगर माते बैठो, यूं ध्यान रख लो, डूंगर माते बैठो, डूंगरियां डूंगर जितने भी पूछते हैं वहां बैठो यानी बैराट, ठीक है। ये सारी चीजें यहां से आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे स्लेटी रंग के मृद पात्र, पहले अपने लाल काले पढ़ लिए, यहाँ स्लेटी पढ़ लेना आप, स्लेटी मृद भांड, स्लेटी मृद भांड भी यहां से मिले हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें बैराट के अंदर आपको ध्यान में रखनी है, जो है अपना वही नोट्स मेकिंग पैटर्न। इतनी चीजें यदि याद रख लेते हो ना आप, आपको 4 संस्कृति बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, जिसमें से एक आपके कालीबंगा याद करवा दी, एक आहड़ याद करवा दी, एक बैराट याद करवा दी, और गणेश्वर जो है वो बिल्कुल ही छोटी है। गणेश्वर तो हाथों हाथ ही बिल्कुल 4-5 फैक्ट है, 5-7 फैक्ट ही मिलते हैं, और 5-7 फैक्ट याद करने। मेन जो थी वो 3 बड़ी, ये थे 3, और इन तीनों को मैंने आपको व्यवस्थित रूप से बता दिया, और याद रखने का तरीका भी बता दिया। अब याद आपको रखना है, याद गुरुजी कौन राखी जाए, ठीक है, गुरुजी सिलेक्शन कौन लेना, थार सिलेक्शन लेना, तो याद आप लोगों को रखना है, और बढ़िया से याद रखोगे, ये भी है। अब अपन चलते हैं
कहां, गणेश्वर सभ्यता की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बना लो जल्दी फटाफट। चलिए आपको गणेश्वर की शेयर कराते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अंदर बहुत शॉर्ट में है गणेश्वर में, और लगभग देखा है जितने एग्जाम देखे हैं 12 सवाल साथियों, इसमें से ज्यादा जाने को है नहीं, क्यों इतना ही है, पढ़ने को भी इतना ही है, तो ज्यादा कोई जाता नहीं है। जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो है कि इस गणेश्वर है कहाँ, ये सीकर के अंदर है। नीम का थाना रेवासा, और नीम का थाना और रेवासा के वहां मानी जाती है ये, तो ये सीकर के अंदर है, ये ध्यान रखना। स्थान रेवासा और आप नीम का थाना भी ध्यान रखें। अब देखो ये पास पास ही होंगे चाहे, क्योंकि आप वहां जाके देखा नहीं है। आप सीकर के जो स्टूडेंट होंगे ना वो बताएंगे कि हाँ सर ये नीम का थाना से है, ये यहाँ पे है, ये रेवासा से है, ये यहाँ है। अब जो नदी है वो कांतली है, तो कांतली नदी के आसपास आपको मैंने क्या बताया था कि तोरावाटी बेसिन कहलाती है। तोरावाटी भाषा भी बोली जाती है, बोली भी बोली जाती है, और तोरावाटी बेसिन कहलाती है। तो ये तोरावाटी बेसिन के अंदर है गणेश्वर सभ्यता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी खोज साथियों आरसी अग्रवाल ने ही की। आरसी अग्रवाल को अपन पढ़ते आ रहे हैं इतनी टाइम से, इतनी सभ्यता स्थल में, तो इसकी भी खोज जो है आरसी अग्रवाल ने की है। ये ग से ग पकड़ लेना, गणेश्वर और ग पकड़ लेना, आरसी अग्रवाल, खोज 1972 में की है। और फिर उत्खनन जो है ना, आरसी अग्रवाल, देखो उत्खनन में अपन ने पढ़ा था, तो आरसी अग्रवाल ने उत्खनन भी किया, लेकिन इसमें इनको जो है विजय मिली उत्खनन करने में, यानी कि विजय मिले आकर, विजय कुमार ने इनका साथ दिया 1977-78 में। मान लो कि खोज की आरसी अग्रवाल ने 1972 में शुरू की, और इन्हें विजय कब मिली है, 1977-78 में मिली है। ये ध्यान रखना, विजय कुमार का साथ कब मिला, 1977-78, और फिर यहाँ पे इन्होंने उत्खनन किया बढ़िया तरीके से। उपनाम इसे ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब जननी कैसे याद रखें, तो ध्यान रखना कि शादी ब्याह वगैरह कोई भी समारोह होते हैं तो सबसे पहले पूजे जाने वाले देव कौन से होते हैं, गणेश होते हैं। और पहले यानी कि जननी, ये भी है जननी, अपन से, अपनी कोई जननी है तो उन्हें अपन से पहले जन्म लिया है ना, तो पहले और जननी का एक मतलब कॉम्बिनेशन होता है, तो उसी को ध्यान में रखें। तो पहले से ध्यान रखना कि जननी जो है वो ये है, और जननी क्यों कहा है वो आपको बताता हूं। देखो इसमें ये वाला पॉइंट मैं बीच में पहले ये दे रहा हूं, यहाँ ताम्र आयुध मिले और लगभग 2000 ताम्र आयुध मिले हैं, बाणाग्र मिले हैं। बाणाग्र से क्या मतलब है, मछली पकड़ने के कांटे, और बाणाग्र भी मिले हैं, और मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे भी, ठीक है, वो भी यहीं से मिले हैं। बाणाग्र यानी बाण के आगे वाला भाग जो है ना वो मिला है यहाँ से। और इनकी खासियत क्या रही, इनकी खासियत रही कि ये 99% शुद्धता यहाँ पे देखने को मिली तांबे के अंदर। तो 99% शुद्धता कौन डालेगा, जिसके पास में माल ज्यादा होगा, तो जननी है ये, यानी कि इसके पास ज्यादा था तांबा, ये खुद ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी थी, इसलिए इसने इतनी शुद्धता दी है, तो इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा गया। ताम्रवती नगरी के अंदर अपन ने आहड़ पढ़ा था, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां से पत्थर के बांध मिले हैं, ये ध्यान रखना, पत्थर के बांध मिले हैं, तो ये एकमात्र सभ्यता स्थल है। पत्थर के बांध, बाणाग्र, ताम्र आयुध और 99% शुद्धता, ये यहां से गणेशपुर में सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य प्रश्न है। फिर काले व नीले पात्र मिले, कृपाण पात्री भी कहा गया है इसे, ठीक है। दोहरी पेचदार वाली हेयर पिन मिली है, सिर में लगाते हैं ना लड़कियां लगाती हेयर पिन, बी टाइम भी लगाती छोरियां हेयर पिन, जने तो बात दोहरी पेचदार वाली, हमें दोहरी पेचदार वाली आज चीज यानी आ लाइन आज को छोरियां ने जो हाउस वाइफ है उनको बहुत अच्छे से याद रहेगी कि अपने हेयर पिन कहां से मिली है, कि हेयर पिन अपने मिली है गणेश्वर से मिली है। और मतलब अपन वो पढ़ते हैं ना, अपने क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, अपने सिंधु कालीन सभ्यता, उसमें तो बहुत सारे, कहीं से लिपस्टिक मिला है, कहीं से कांच मिली है, कहीं से क्या है, वहां पे उस समय भी देखो लिपस्टिक लगाती थी महिलाएं, तो यानी कि वो भी विकसित थी एक तरह से संस्कृति। जब लिपस्टिक इतनी लगानी आती है, अब तो लगावे जो को ध्यान नहीं है, वो बी टाइम भी लगाती, बोलो इतनी मतलब होठ पॉलिश करो को इतो शौक हो, हम बोलो क्या करा, मतलब ये श्रृंगार जो है पहले से चला आ रहा है, ये अभी इजाद नहीं हुई ये चीजें, ये तो उस समय भी होती थी, अब मिली इतनी है क्या पता नहीं मिली वो कितनी होगी। और तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये गणेश्वर सभ्यता है साथियों, जो गणेश्वर सभ्यता भी आपको मैंने करवा दी है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा आहड़, बैराट और गणेश्वर, यानी कि अपनी जो सभ्यता वाला जो टॉपिक है उसके अंदर अपन ने व्यवस्थित रूप से इसको पढ़ा है, सिलेबस के अनुसार पढ़ा है।